हम सभी अभी के वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जानेंगे। यह भारत माता कविता जो हम सभी देखे हैं, भारत माता कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जो हमारे कक्षा 10th में इनके बारे में पढ़ना है। इनके जीवनी से प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में आता ही आता है, तो आइए थोड़ा उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल, जो वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, वहीं पर हुआ है। पहले यह उत्तर प्रदेश का एक पार्ट था, लेकिन 2000 में विभाजन के कारण यह उत्तरांचल एक अलग स्टेट बन गया। तो याद रखना है, जगह का नाम था अल्मोड़ा, जिले के रमणीय स्थल कौसानी में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। एक चीज विशेषता है, कॉमन है, जितने लेखक हैं, विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, जो भी बड़े लोग बने हैं, सबके जीवन में एक चीज देखने को मिलता है, या तो उनकी माँ मर जाती है, उनके पिताजी मर जाते हैं, या किन्हीं किन्हीं के माँ पिता दोनों मर जाते हैं। उनका बचपन, उनका लालन पालन बहुत कष्ट में होता है, बहुत गरीबी में होता है। वैसे ही बच्चे आगे चल के इतिहास रचते हैं। उसी में एक थे हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। पिता गंगादत्त पंत कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। उसके बाद पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाया। वे कुछ दिनों तक कलाकांकर राज्य में भी रहे और उनके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहने लगे। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में ऐसे महान कवि का निधन हो गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन उठा सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो आप बता देंगे 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो कौसानी उत्तरांचल में या उत्तराखंड में। ठीक है। इनके माता का नाम क्या था, तो सरस्वती देवी। इनके पिता का नाम क्या था, गंगादत्त पंत। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, तो गाँव में। इन्होंने आगे की शिक्षा कहाँ से पाई, तो बनारस से। और इनकी मृत्यु कब हो गई, तो 1977 में। पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। शुरू से ही, क्योंकि प्रकृति के गोद में पले बसे, उत्तरांचल जो है, उत्तराखंड जो है, भारत में सबसे सुंदर जगहों में गिनती होता है। हर एक जगह, हर एक गांव, वह बड़ी ही खूबसूरत रमणीय स्थल में वहां पर देखने को मिलता है। चाहे वह हरिद्वार हो, कोटद्वार हो, नैनीताल हो, काशीपुर हो, चाहे वह पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र हो, या फिर हिमालय के कोई भी कंदरा हो। जाने के बाद लगता है कि सही में प्रकृति क्या है, क्या नहीं है उत्तराखंड में। देवभूमि से लेकर के, प्राकृतिक विशेषता से लेकर के, गंगोत्री से लेकर के, वहाँ एक से एक चीज देखने को मिलता है। तो प्रकृति के प्रति बचपन से ही सुमित्रा नंदन पंत जी का अगाध प्रेम था, और इसी को देख करके बाल्यकाल से ही इनके अंदर काव्य भाव जागृत होने लगा। और उसके कारण आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि के संवेदनशीलता अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण होकर ये लिखने लगे। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पंत जी किस काल के कवि हैं, तो छायावाद काल के। परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी है। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है, यानी कि मधुर भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। युग वेद के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। हमेशा ये कविताओं का विस्तार करते रहे, रुके नहीं, लिखते रहे। वे प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए और फिर मानव सौंदर्य की ओर आगे बढ़ने लगे। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया, और समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे, जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मानव का विकास ही सभ्यता का विकास है, सभ्यता का इतिहास है। वे अतिवादिता और संकीर्णता के घोर विरोधी थे। उसके साथ ही उनका अंतिम काव्य था लोकायतन। एक प्रश्न भी कई बार पूछ चुका है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का अंतिम काव्य क्या था, तो याद रखना है लोकायतन, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है।
उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ है, कौन कौन का प्रमुख, इससे भी प्रश्न उठता है कि सुमित्रानंद पंत जी का इनमें से कौन काव्य है, कौन नहीं है। तो ये ध्यान में रहेगा, तब आप रहेगा सो भी लिख सकते हैं, नहीं रहेगा सो भी लिख सकते हैं। तो उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण, युगपत, चितंबरा आदि इनके प्रमुख काव्य हैं। पंत जी के नाटक भी कुछ हैं, जैसे आलोचना है, कहानी है, उपन्यास है, ये सब इन्होंने लिखा। कविता के साथ साथ इन्होंने आलोचना, कहानी, नाटक, उपन्यास सबको लिखने का काम किया। उपन्यास भी लिखा और चितंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी के किस कविता पर मिला है, तो चितंबरा पर मिला है। इस तरह से प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी के यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष की तरह है। प्रख्यात छायावाद कवि सुमित्रानंदन पंत जी की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्या से संकलित है। भारत माता जो कविता है वह कहाँ से ली गई है, ग्राम्या से ली गई है। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। अतीत की गरिमा यानी बीते हुए समय में भारत का क्या गरिमा था, क्या महत्व था, उसको समेटे हुए, उसका गुणगान करते हुए भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिकता चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविकता प्रतीत नहीं होता है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासी बन गई है। आज हम सभी भारतीयता से दूर हो गए हैं। यह कवि यहाँ पर अपना भाव व्यक्त करते हैं। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य हुआ करता था, सुसंस्कृत हुआ करता था, ज्ञानी हुआ करता था। विश्व के प्राचीनतम शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रूप में ऐसा ज्ञान का केंद्र स्थापित था जहाँ से पूरा विश्व ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके जाता था और अपने आप को धन्य समझता था। आज हमारा स्थिति क्या है हम सभी देख रहे हैं। कभी उस ज्ञान को, उस वैभव को याद दिलाना चाहते हैं, साथ ही इसी भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत करते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। हमें संभलने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है और कवि के बताए हुए इशारे को समझ करके अपने जीवन में एक रचनात्मक कार्य करके भारत के फिर से खोई हुई गरिमा को, खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने की जरूरत है। यही कवि सुमित्रानंद पंत जी का भाव है। धन्यवाद।